बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोमिनो, जब जुमे वाले दिन नमाज के लिए आज़ान दी जाए तो अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम समझो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कर कोई नात शरीफ भी थोड़ा सा दुआ कर सकते, नात ही कोई पढ़ी मैंने। कोई पढ़ते नहीं। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। फिर रोती हुई तैबा को रात चली हो। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। जज़ाकल्लाह। सर, आज की जो इजलास है इसमें एक गवर्नमेंट बिल है जी, ड्रग्स अमेंडमेंट बिल अंडर कंसिडरेशन है और 4 एडजर्नमेंट मोशंस हैं। तो पहले हम बिल लेंगे, जो डिपार्टमेंट से आए हुए हैं अपना तारुफ करा दें और बिल प्रेजेंट करें कमेटी के सामने। Assalamu alaikum, sir. Owen Bukhari here, Special Secretary Operations from Health and Population Department, sir. I am accompanied with all the relevant officers regarding the adjournment motions and the bill. We'll start from the bill. I'll request the rest of the team members to introduce themselves, starting from ma'am here. जी, अस्सलाम वालेकुम। I am Dr. Naila, Additional Secretary Technical, Population Wing. अस्सलाम वालेकुम सर, I am Mohammad Hussain Rana, Additional Secretary Admin, Health and Population Department. जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कलंदर खान here, I am Additional Secretary Drug Control, Health and Population Department. Assalamu alaikum, sir. Shanul Haq, Special Secretary, Law Department. Mohammad Nadir, Additional Director, Legislation, Law Department. So I'd request Kalandar sahab to start with the drugs. एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको ब्रीफ करेगा, जहाँ पे लीगली सपोर्ट होगी तो हम अवेलेबल हैं। Yeah, of course. Thank you, sir. सर, ये जो ड्रग एक्ट 1926 का सेक्शन 31 है, ये डील करता है ड्रग कोर्ट्स की कंपोजिशन और उसकी फंक्शनिंग को। ये बेसिकली उसकी अमेंडमेंट है, जिसमें जो चेयरपर्सन और जो मेंबर्स हैं, इसकी कंपोजिशन में एक चेयरपर्सन और उसके 2 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। तो बेसिकली ये बिल इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अमेंड करने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। आगे हैं सर, ये जो इस वक्त हम ये बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें ये उसकी जो क्राइटेरिया जो उसकी चेयरपर्सन की है, हु इज़ और हैज़ बीन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज टू बी अपॉइंटेड in consultation with the Chief Justice Lahore High Court for a period of 3 years by the provincial government on such terms and conditions as it may determine. And 2 members, each from field of pharmaceutical and medical with 15-year experience in such field to be appointed for a period of 3 years by the provincial government on such terms and conditions as it may determine. और आगे इनकी जो है ना वो कोरम की है कि कोरम जो है ना वो इसका दोनों मेंबर्स ही होते हैं डिसीजन के लिए, लेकिन
फाइनल डिसीजन के लिए दोनों मेंबर चाहिए, लेकिन जो अदर मैटर्स हैं उसके लिए एक चेयरपर्सन के साथ एक टेक्निकल मेंबर भी जो है ना वो कोरम कंप्लीट होगा। तो ये बेसिकली इसकी बिल की जो है ना वो है स्टेटमेंट है। जी लॉ डिपार्टमेंट भी ज़रा इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो पहले सर मैं सर इसमें जो ए के ऊपर है वो तो चेयरपर्सन का दिया हुआ है, जो बी के ऊपर है 2 मेंबर्स हैं और 2 मेंबर्स ईच फ्रॉम द फील्ड ऑफ, यानी कि एक मेंबर फार्मास्यूटिकल से होगा, दूसरा मेंबर जो है वो मेडिकल की फील्ड से होगा। सर का जो क्वेश्चन था ना, वो जो फार्मास्यूटिकल मेंबर है दैट मस्ट बी फार्मासिस्ट, उसकी क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट है, और जो मेडिकल एक्सपर्ट है वो डॉक्टर होता है। जी जी। पहले ये एक हाई कोर्ट के जज ही लग सकते थे, अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को आप प्रपोज कर रहे हैं कि ये फ़र्क है ना। जी जी, पहले एग्जिस्टिंग में जो है ना वो जज ऑफ हाई कोर्ट और एलिजिबल टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट जो है ना वो क्राइटेरिया था फॉर चेयरमैन बस के लिए अब एडिशनल और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है। ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ये क्वेश्चन ड्रैप ने एक SIFC के फोरम पे एग्जैक्ट वो में डेट तो याद नहीं है कि इसमें उन्होंने लिखा था कि इसको रिविज़िट करें आप, और हमने ड्राफ्ट भेजा हुआ था और असम्बली के थ्रू फिर हमने उसको करवाया ताकि एक हारमनी, एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाए ओवरऑल फेडरल के साथ और बाकी प्रोविंसेस के साथ, ताकि सारों के कोई डिफरेंट ना हो। तो उसके लिए ये ड्राफ्ट जो है असम्बली में भी पुटअप हुआ, फिर कैबिनेट में भी हुआ, फिर अब दिस ऑगस्ट हाउस हैज़ टू पॉन्डर ऑन इट सर। एडिशनली इसमें सर जो लेबर कोर्ट है उसकी भी कंपोजिशन यही है, और जो एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल है उसमें भी ऑलमोस्ट जो है ना यही क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, तो उसको भी हमने। डिपार्टमेंट क्या समझता है, इससे परफॉर्मेंस बेहतर होगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? ऑफ कोर्स सर, स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी जी, सिंक्रोनाइजेशन बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अक्रॉस बॉर्डर्स भी आप चल रहे होते हैं, प्रोविंशियल पे भी, और फेडरल की तरफ से भी ड्रैप जो है बेसिकली फेडरल के साथ चल रहा है, तो हमने उसके साथ अब इससे लिंक इन करना है, और उन्हीं की ये थी भी और वेरी वैलिड। नहीं, बड़ा अच्छा काम है, मतलब ये चीज़ों को बेहतर करने के लिए अवेलेबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। कि हाई कोर्ट के जज अवेलेबल भी नहीं होते, अवेलेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, कमेटी इसको फिर अप्रूव करती है। जी, अप्रूव। थैंक यू सर। नेक्स्ट लगाइएगा अजर्नमेंट मोशन। इसका तरीक़ेकार ये है कि मूवर ये पेश करेंगे, कमेटी के सामने पढ़ेंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट इसका जवाब देगा। तरीक़ेकार मैं ये तारीख पेश करता हूँ, एक अहमियत अमल रखने वाले एक आम और फौरी नौइयत के मसले को ज़ेर बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुअत्तल की जाए। मामला ये है कि इलाके के अवाम की ज़रूरत और उनकी डिमांड पर हुकूमत ने पुरफार टाउन रवात ज़िला रावलपिंडी में DHQ हॉस्पिटल की मंजूरी दी और इसके लिए फ़ंड्स जारी किए। अब इसकी बिल्डिंग 95% मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ फाइनल टच वगैरह बाकी हैं और ADP का मनसूबा है। इस मतलूबा फ़ंड्स भी मौजूद हैं, लेकिन इसे मुकम्मल करके महकमा हाल के हैंड ओवर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जब गुजरहान, कोटा, कलर, रवात, चकबेली और चौंतरा के किसी रिहायशी को कोई एमरजेंसी होती है तो उसे रावलपिंडी जाना पड़ता है, और अक्सर औकात वो बेचारा अस्पताल में पहुँचने से पहले ही दौरान सफ़र दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं। आइन के मुताबिक के तहत हर पाकिस्तानी को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। हाँ जी, शामिल। इसके पेश नज़र हुकूमत ने वहाँ के अवाम की ये बुनियादी सहूलत पहुँचाने के लिए एक कसीर रकम खर्च करके ये मनसूबा दिया ताकि बर वक्त लोगों को इलाज की सहूलत में असर आ सके, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद मुतलका महकमे को अभी तक इस अस्पताल के मुकम्मल करके महकमा हाल के हैंड ओवर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इलाके के अवाम के में शदीद इसतराब पाया जाता है। लिहाजा इस्तदा है कि मेरी इस तारीख को बाज़ाब्ता करार देकर इस अवान में बहस करने की इजाज़त दी जाए। सर थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अगेन सर इसमें रिक्वेस्ट ये है कि ये सबमिटेड है ऑलरेडी, और मैं इसको रिसाइट कर देता हूँ दोबारा।
पोठोहार टाउन में सर जो ज़ेर तामीर डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल उसको नहीं कंसिडर किया, वो THQ है सर, और उसकी मंजूरी के लिए 5 to 9.207 मिलियन से दी गई थी मंजूरी। इसकी पेमेंट भी दे चुके हैं मैं सर ऐसे ही है ना, यानी हमारे एंड पे तो कोई चीज़ पेंडेंसी में नहीं है ये हाँ जी। और अब ये CNW के पास है, किसके पास है? ठीक है ठीक है। तो आप आर यू फ्रॉम CNW? तो CNW से कोई आया? तो कौन साहब आपने पूछा इनसे वो कब देंगे? सर वो दे रहे थे, लेकिन अभी सर मैटर ये हुआ है कि उन्होंने जब आइडेंटिफाई किया उधर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं थी। ओके वाटर को लेकर सर 3.2 किलोमीटर से वाटर की अवेलेबिलिटी हुई है। नहीं, तो जब इसकी फिजिबिलिटी बनी होगी तो उस वक्त किसी ने नहीं देखा कि वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं? सर सही ये था कि जहाँ पे ये सोर्स था, लेकिन वहाँ पे भी अब काम है, कोई भी अपनी को दे नहीं देगा था। अब ये सर नहीं, मुझे बताएं, इसकी ये बनाया CNW ने ना, वाटर तो बगैर किमें बना लिया है? बिल्डिंग आगे आ जाओ भाई शरीफ आदमी, पानी के बगैर कैसे बन गया है राज साहब? पानी तो बगैर किमें बन गया है? पानी की है कमेटी बननी, लाइन गुजरनी है, सर कनेक्ट करना। ये ऋषि रावलपिंडी ने करना ठीक है। इसको मैं राज साहब एक प्रोसेस अपनी जगह एंड मैं पर्सनली टेकअप करके करा दूँगा, विल बी डन सर। गोश गुजार करते हैं एक सिर्फ गुजर खान नहीं सर, बाकी 2-3 तहसीलों के भी पेशेंट्स जोड़े ने जिस टाइम राजा बाजार पिंडी पहुँच जाए रस्ते राज साहब असूली गल है, अगर एक जोड़ा पैसे जा चुके हैं, हर चीज़ हो चुकी है, पब्लिक क्यों यूटिलाइज नहीं कर रही सर? और 3-4 साल तो सर हाँ, ये बड़ा जेनवन इशू है और थैंक यू सो मच तुसी ये साढ़े नोटिस से लिया ये तुसी चेयरमैन साहब आप जो भी इसका प्रोसीजर चलाना चाहें, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, लेकिन इसकी इंश्योरेंस मैं दे रहा हूँ, मैं इसको पर्सनली टेकअप करूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत सर आप महीने कोई डिस्पोज ऑफ कमेटी कर दें बस या मिनिस्टर साहब की आज उसको बुलाते हैं बिल्डिंग वालों को यहाँ पे। वैसे ज़रूरी था, आप मेरा ख्याल है कि हम इसको बिल्डिंग वालों को बुलाएं जी सर। और बेशक हमें इसकी अगले 2-4 दिन में एक मीटिंग और करनी पड़े, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं आ जाऊँगा। आप बिल्डिंग वालों को बुला के उनसे पूछें तो सही हम कि भाई नहीं, आपके ख्याल में राय साहब ये कमेटी कंस्टिट्यूट हो जाए तो हो जाएगा? सर ये पानी का मसला असल डिले बिल्डिंग वालों की तरफ से है। बिल्डिंग 95% 98% कंप्लीट पड़ी है, एक पानी का कनेक्शन चाहिए शुरू हो जाना, और उसके लिए 4 साल इन्होंने इसी तरह गुजार दिए। मिनिस्टर साहब ठीक कह रहे हैं, अगर उन्हें एक दफ़ा बुला लें तो वो ये करके आएंगे और इशू रिजॉल्व हो जाएगा, मसला तो इशू रिजॉल्व कर देना। जी सर, आना चाहिए था ना। इसका तो ये भी हो सकता है सर, आप मीटिंग कॉल कर लें अपने और चले ठीक है जी, इनको भी उनसे कॉल कर लें और मैं भी सेक्रेटरी CNW से बात करता हूँ, इस पे हम फौरी तौर पे उनसे कहते हैं कि कल ही मीटिंग कर लें, ठीक है ना? बिल्कुल सही, ठीक है। राय साहब को भी, तुसी राय साहब अच्छे हो आज? मैं कोशिश करना कि सेकंड हाफ हो जाए तो आज ही कर लेने, मैं अभी सेक्रेटरी नाल गल कर, ठीक है ना? ठीक है जी, थैंक यू जी। नेक्स्ट साहब की तरफ से और बाकी मूवर्स की तरफ से रिक्वेस्ट की कि इसको पेंड कर लिया जाए। अच्छा, उस पर भी हम अर्ज़ कर देते हैं कि देखें इशू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिजॉल्व कर लिया जी। वो मैंने असम्बली में जो है वो समरी भी बता दी थी, दिखा दी थी, और 1 साल के लिए उन तमाम की जो एक्सटेंशन हैं वो हो गई हुई हैं, और उनकी जो ड्यूज़ का इशू था, जो सैलरीज़ का इशू था, वो भी अल्लाह के फल से रिजॉल्व हो चुका है। बाकी रह गई उसकी फ़र्दर आगे की प्लानिंग। तो देखें आप सारे जो पार्लियामेंटेरियंस यहाँ बैठे हैं, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज के हालात के बावजूद आप तमाम अपने इन सारे इश्यूज़ के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हमें कुछ ऐसे फ़ैसले करने की ज़रूरत है कि जिससे हमारा और हमारे बच्चों का फ्यूचर सेव हो सके। हमने जो है एक हमारी तजवीज़ ये है कि अब हम उस तरह की जो परमानेंट हायरिंग्स हैं, जो होने के बाद हर बंदा ये समझता और सोचता है कि यार इसको ज़रा बंद कर दें, भी हर चीज़ की वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है, बैठ जाएँ, वीडियो को ना करें कि देखें एक बंदा सरकार का मुलाजिम हो जाता है तो उसके बाद बाज़ लोग बहुत काम करते हैं, बाज़ नहीं भी करते। अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरे साथ जो PS स्टाफ है उसमें से एक बच्चा जो है वो हर साल हज पे चले जाता है। मैंने उसको ये कहा कि यार तुमने हज पे जाने से पहले मुझसे पूछा तुम 3 महीने खुद आमुल हज करके लगा दोगे, और अगर तुमने पिछले साल हज कर लिया था तो अगले साल किसी और की बारी आनी चाहिए सरकारी मुलाजिम की, तो तू हर साल का ठेका ले आए। तो ये सब तो आसान तरीका है कि 3 महीने वास्ते हज से चल जाओ, नाल हज भी करो तो नाल डिपार्टमेंट तो भी सुकून लो। तो मैंने कल उसको सरेंडर कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आप सब की अल्टीमेटली जो पार्लियामेंटेरियंस भी बैठे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी बैठे हैं, सॉरी टू से कि आप सब की ख्वाहिश ये है कि ये हमारा हल्का, हमारे हल्के की फैसिलिटीज़, हमारे हल्के के फंक्शंस, हमारे दफातर मुस्तदी से चलें। हम अभी
परमानेंट हायरिंग कोई नहीं करने जा रहे। हम अपनी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग करेंगे और उसके KPIs बनाएंगे हर साल के बाद, कि हर बंदे के KPIs हों, उसे पता हो कि मैंने अगर सरकार की नौकरी किया तो मैंने 1 साल के अंदर अपने ये मेरे फ़राइज़ हैं, मैंने ये अदा करने हैं। जिसने अदा करने हैं वो अगले साल रिन्यूअल ले ले, जिसने नहीं अदा करने वो कोई और काम कर ले। तो इंशाल्लाह हम इनका एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं। इन जो मुलाजमिन का, हम किसी को नौकरी से फ़ारिग नहीं करेंगे। ये मैं बार बार एक बात समझाता हूँ। देखिए, नौकरी से फ़ारिग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सरकार की नौकरी सारी ज़िंदगी रहेगी। हम इनका मोड ऑफ जॉब ऐसा बनाएंगे कि ये नौकरी करते रहें, इनको पैसे भी अच्छे मिलते रहें और इसका सरकार जब चाहे हायर फायर कर सके। तो ये एक तजावीज़ है जो आपके पास लेकर आएंगे। आपसे पहले उनको वेट कराएंगे, आपकी तजवीज़ लेके फिर आगे इसकी किसी किस्म की जो कानून साजी है उस पर इंशाल्लाह ताला जाएंगे। तो मैं एडवांस में आप दोस्तों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप चूँकि हमारे डिपार्टमेंट का पार्ट है, हेल्थ एंड पॉपुलेशन जो है हमारी स्टैंडिंग कमेटी है, और आपको एडवांस में पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट किस तरह सोच रहा है। और आपकी तजावीज़ की रोशनी में उस दिन राय साहब आए थे, इन्होंने बहुत 2-4 बातें बहुत ही आला किस्म की और हमने इनको फ़ौरन टेकअप भी कर लिया। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अरकान असम्बली हमारी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, हम किसी दिन आपको डिपार्टमेंट में खाने पे बुलाते हैं। हम आपस में, चेयरमैन साहब आप टाइम दीजिएगा, हम इकट्ठे बैठते हैं। मीटिंग से अलावा तो हम डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी मैटर्स हैं उस पर सबसे पहले आपको ब्रीफिंग देते हैं, ताकि आपको पता हो कि डिपार्टमेंट की क्या पॉलिसी है और किस तरह जाना है। ये बहुत ज़रूरी है और अभी तक इसकी कमी आ रही है। जी इंशाल्लाह मैं इसका खुद टेकअप करूँगा। अगले वीक में किसी दिन भी, जिस दिन मेंबरान लाहौर इकट्ठे हों, चेयरमैन साहब आप टाइम बता दीजिएगा, तो हम इंशाल्लाह इसका अरेंज कर लेंगे और हम विल सिट टुगेदर। मैं सेक्रेटरी साहब पूरा डिपार्टमेंट, कोई भी टाइम नहीं, मेरी तो रैश भी लाहौर में ही है सर, बाकी आने चेयरमैन साहब पूछ लेंगे। नहीं, ये इजलास शुरू हो रहा है ना, इसके अंदर ही कर लें। जी ऑन सेक्रेटरी साहबा को भी ये कह देंगे आज कि जिस दिन सेशन है, दोस्तों की कन्वीनियंस से हम डिपार्टमेंट में, जैसे हमने वो उनका किया था कॉलम नवीसों का, हमारी स्टैंडिंग कमेटी है, दे शुड नो ईच एंड एवरीथिंग कि डिपार्टमेंट आज क्या सोच रहा है और अगले 5 साल के लिए क्या सोच रहा है, क्योंकि ये हमारी बैकबोन है। रहनुमाई भी है इनसे और कंसल्टेशन भी है। तो इसको हम अगले हफ्ते में आपकी मर्जी से इंशाल्लाह इंश्योर कर लेंगे। ठीक है जी सर, ये जो अर्जेंट मोशंस हैं इनको फिलहाल पेंड करते जी, पेंड कर दो। मूवर की रिक्वेस्ट यही है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चेयरमैन साहब, मैं आपके तवज्जुह से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब को कि लियाकतपुर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान का मैंने रिक्वेस्ट की है कि उसको DHQ लेवल का हॉस्पिटल बना दिया जाए। वो 300 बेड की रिकमेंडेशन जो है डिप्टी कमिश्नर साहब ने रिकमेंड करके भिजवाई है, और उसका सर प्रॉब्लम ये है कि 100 किलोमीटर मुझे शेख जायद हॉस्पिटल रहीम यार खां है और 100 किलोमीटर मुझे विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर है। मेरी 1 लाख की जो पॉपुलेशन है वो चोलिस्तान की है, 2 यूनियन काउंसिल। मेरे मरीज़ जो हैं लियाकतपुर से सर्वाइव ही नहीं कर सकते बहावलपुर और रहीम यार खां जाते। 100 किलोमीटर बहुत फासला है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट थी कि मुझे DHQ लेवल का हॉस्पिटल बना दिया जाए। स्टेट लैंड गवर्नमेंट की हॉस्पिटल के एडजॉइनिंग पड़ी है 18-20 एकड़। मैंने CM हाउस में भी रिक्वेस्ट की है, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी मैंने सेक्रेटरी साहब को भिजवाई है। आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे केटर किया जाए। वहाँ पर THQ हमारा है ना? है, THQ है सर। THQ कितने बेडेड है हमारा? वो 110 बेड का है सर। तो वुड यू थिंक के वो THQ होने की वजह से उसमें वो बाकी ज़रूरियात नहीं, ज़रूरियत नहीं है। चले उसको एग्जामिन कर लेते हैं जी। हम वैसे में आपको ये भी खुशी होगी जी, हम अब जिस मोड में जा रहे हैं ना जी, हम ये जो रवायती तरीकाकार है इसको छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही है। हम इन THQ DHQs में जो हायरिंग करेंगे जी, कंसल्टेंट्स की, बिल्कुल सही है। अस्पताल बेसिकली चलता है HR से। HR हम आपको बेड दे दें, हम आपको मशीन उसका दे कोई दें, फायदा नहीं अगर है। हम आपको कंसल्टेंट ना दें, आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ना दें, तो उसका कोई फायदा नहीं। अब हमने सोच लिया है कि सानू जिन्हें गाला करनी है वो करदा रहे। सही। हमने जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट भी करनी है, हमने वो उस अस्पताल बेस करनी है। बिल्कुल सही है। जिसने नौकरी लेनी है THQ लियाकतपुर की, वो वहाँ आए, वहीं पे नौकरी वहीं करे। पे जॉब ना उसकी कोई ट्रांसफर होगी, ना उसको कहीं और बिल्कुल सही है। जब उसने वहाँ से जाना नौकरी छोड़ दे। सर हम इत्तेफाक करते हैं आपकी इस पॉलिसी से। ठीक है ना जी। हाँ। तो आप तसल्ली रखें, मैंने असेंबली में ये रिक्वेस्ट की थी सारे अरकान से। मेरे लिए ट्रेजरी वाले जिस तरह इंपॉर्टेंट है, उस तरह मेरे लिए अपने ओपोजिशन के भाई भी इंपॉर्टेंट है कि हमें 6 महीने दे दे सिर्फ 6 महीने। मैंने 6 महीने 30 दिन 10 दिन भी नहीं मांगे। इंशाल्लाह जो हम कर रहे हैं अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम आपके साथ उस दिन बैठ के शेयर भी करेंगे। और पूरी कमेटी को, चाहे कोई ट्रेजरी बेंचेस का साथी है, चाहे कोई अपोजिशन बेंचेस का साथी है, हमारे लिए सारे मोहतरम हैं, सबको बुलाएंगे चेयरमैन साहब की सरबराही में।
हम एक एक चीज़ की उसके ऊपर ब्रीफिंग देंगे और आपकी राय भी लेंगे और आपकी राय से उसको पॉलिसी को आगे फाइनल करेंगे। THQ लियाकतपुर को एग्जामिन कर लेते हैं जी। मैंने अब जब जाना है तो मैं खुद भी इसको देख लूँगा। आप आए मैं आपको लियाकतपुर टाइप कर, हाँ जी, मैं क्योंकि रही यार, हाँ मिसिंग हो गया था मेरा, तो मैं आता हूँ, मैंने 1-2 दिन वहाँ रहना है, आए तो इसको देख लियाकतपुर के का सर टाइम दें। बिल्कुल आप ऐसा करें जी कि बारिक साहब से कहें कि एक ऑनलाइन मीटिंग हम इनके DC और CO से कर लें जी, और उसकी मर्जी से और अपने भाई के हुक्म से इंशाल्लाह इसको जो बेस्ट पॉसिबल हम कर देंगे, ठीक है। अच्छा सर, सेकंड रिक्वेस्ट मेरी एक और है भाईजान कि डायलिसिस सेंटर्स जो हैं जी, वो सर सादकाबाद में भी ऑपरेशनल है, खानपुर में भी है, लियाकतपुर में भी है। तीनों की SNEs मंजूर हो चुकी हैं, स्टाफ नहीं रिक्रूटमेंट कर रही, फाइनेंस ने SNEs अप्रूव कर दी हैं। हेल्थ, मैंने आउन साहब के पास गया, मैंने कहा जी मुझे बंदा दे दें, आप नई रिक्रूटमेंट ना करें। सर डायलिसिस आप खुद समझते हैं मशीन्स भी पड़ी हैं कौन सा? ऑपरेशनल है सर, अच्छा ऑपरेशनल है, हमें HR का स्टाफ चाहिए सर। क्या इशू है भाई? HR का स्टाफ चाहिए सर मुझे। सर अप्रूव्ड है भाईजान, 2 महीने से मैंने अप्रूव करवा दिया है, सादकाबाद, लियाकतपुर, खानपुर, तीनों की। आप कैसी बात करते हैं? कौन साहब, अभी मैं डिपार्टमेंट जा रहा हूँ मुझे भाई अब आपने भी बताना है लेटेस्ट पोजीशन लेके, अभी सेक्टर साहब के टेबल पर लेकर आए हैं सारा इशू। जहाँ ऐसा नहीं अप्रूव्ड है, HR की वजह से काम रुका हुआ है, बिल्कुल वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। HR दें इनको ताकि इनका मामला, और डायलिसिस CM का फोकस है डायलिसिस के ऊपर, मैं इसको टेकअप करता हूँ आज ही। ये नोट कर लें भाई आप भी, कसूरी साहब। सर एक मेरी गुजारिश थी, ये RSC शेर सुल्तान था सर, आपने ना इसको अपग्रेड कर दिया THQ लेवल पे, बिल्डिंग भी कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है ना सर RSC इसके लिए आउटसोर्स के लिए, ये उसमें आ गया, बिल्डिंग THQ की मुकम्मल हुई खड़ी है। अच्छा नहीं, THQ लेवल और THQ लेवल अच्छा, इसको और साहब अभी डिस्कस कर लेते हैं सेक्टर साहब के साथ। मैं थोड़ा चूँकि इस पर मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं आपको बताऊं जी कि जो असी करन जा रहे हैं ना, हम सर कर ही रहे हैं। हम जो RSC की आउटसोर्सिंग है ना, एक तो पहली बात है, मैंने उस दिन असेंबली में भी कहा था कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे, हम अपनी उस जगह को किसी को नहीं बेच रहे, हम किसी कंपनी को नहीं कह रहे कि आओ और कंपनी आके हमसे 100 BHU 2 RSC ले ले। हम कह रहे हैं मसला क्या है इसके पीछे, मसला इसके पीछे है 2। एक तो ये कि हम जब डॉक्टर लगा भी देते थे BHU के अंदर, तो डॉक्टर वहाँ अव्वल तो बहुत मुश्किल से जाता, जाने के बाद वहाँ कंप्लीट बैठता नहीं था, और उसका दिल होता था कि बस मैं अपना टाइम 6 महीने पूरा करूँ, मेरे जो 20 नंबर 10 नंबर मिलने हैं वो मिले और मैं निकला इथों। हमने BHUs को दे दिया डॉक्टर्स को, यानी इंटरव्यू किए, प्रोसेस किया कमेटी ने सारा, हमने कोई इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं की, उसके स्कोरिंग भी हुई है, आप जब मर्जी चेक कर सकते हैं। जब एक डॉक्टर BHU ले लेगा, हमारा उससे सर्विस प्रोवाइडर का एग्रीमेंट हुआ है कि ये हमारी जगह है, हमारा सब कुछ है, तुम ये सर्विस हमें दे दो प्राइवेट लेवल की। और जिस तरह आपने देखा होगा कि जो PEF का सिस्टम है स्कूल एजुकेशन का, कि बच्चा प्राइवेट स्कूल्स वालों को दे दिया गया, स्कूल दे दिया गया, अब बच्चे की फ़ीस गवर्नमेंट ही दे रही है, लेकिन उसको जो पढ़ाई मिलनी है वो प्राइवेट स्टैंडर्ड की मिलनी है। तो उसके पीछे थीम ये था, मिली नहीं मिली वो एक अलग बहस है। हमने ये कोशिश की है कि हम उसकी पेशेंट के सारा खर्चा हम देंगे, पेशेंट 1 रुपया भी पे नहीं करेगा। जिस तरह एक डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में उसको चेक करता है बड़ी तसल्ली से, उस तरह वो डॉक्टर उसको अपने सरकार के BHU में चेक करे। हमारा थीम ये है। अब ये 150 जो कोई पायलट किया है, वो उसके अंदर जो शुरू में कबास्ती आई हमने उसको देखा, उसके बाद उनको मेडिसिन का इशू आया वो ठीक किया, HR अवेलेबिलिटी का आया वो ठीक किया, क्वालिटी का इशू आया उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। अल्टीमेटली इंशाल्लाह 1, 2, 3 महीनों में तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। होगा इससे सिर्फ इतना फ़ायदा कि एक तो उस डॉक्टर का वो अपना क्लिनिक होगा, वो चाहे रात को 8 बजे बैठा। कुछ डॉक्टरों ने ये भी किया है कि वो 2-4 चीज़ें अपनी ले आए हैं, मसलन हमने ECG हम अब दे रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स पहले ले आए हैं कि यार मेरा पेशेंट आ रहा है, अगर वो ECG करनी है तो मैं कर दूँगा, उसका पेशेंट ज़्यादा बढ़ेगा ना जी, उसका ट्रस्ट बढ़ेगा। इसी तरह जो RSC का मसला है ना, RSCs आपके इलाकों में जहाँ पर भी थे, होना तो ये चाहिए था कि वहाँ पर तमाम ऑपरेशंस होते जो वहाँ पर होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ ऑपरेशन नहीं होते। बड़ा ही को कमाल RSC होता था जिसपे कोई पित्ते का ऑपरेशन हो गया, किस हर्निया का ऑपरेशन हो गया, पित्ते का तो नहीं खैर होता, हर्निया का हो गया, या कोई डिलीवरियाँ हो गई। अब हमने क्या कहा है कि कम अज़ कम 2 कंसल्टेंट मिलकर आएँ। अगर कोई बच्चों का स्पेशलिस्ट है, कोई एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट है, वो आपस में पार्टनरशिप शो करें कि हम 2 कंसल्टेंट इस RSC को लेना चाहते हैं। पहले वहाँ पर एक भी नहीं होता प्रैक्टिकली,
पोस्टिंग कराई है नहीं। हाँ जी, है नहीं। अब जब हम 2 कंसल्टेंट को कहेंगे कि तुम आ जाओ, तो अब उन दोनों को जब वो मिल के अपना वहाँ बैठेंगे तो उनका अपना अस्पताल हो जाएगा, तो वो तीसरा भी लेकर आएंगे। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि RSC में कंसल्टेंट आपको हर वक्त अवेलेबल रहेगा, जो कि THQ में भी माजरत से और DHQ में नहीं अवेलेबल होता है। ठीक है ना जी। तो अल्लाह के फजल से जब RSC में कंसल्टेंट्स अवेलेबल होंगे तो बहुत सारे लोगों को 50% से ज़्यादा लोगों को आगे नहीं जाना पड़ेगा। तो ये हमने गालियाँ बड़ी खाई हैं इसके ऊपर, आप लोगों ने भी प्रेशर बर्दाश्त किया है, यहाँ धरना चला रहा है। लेकिन जब आप रिफॉर्म्स करते हैं, जब मुश्किल फ़ैसले करते हैं, तो अदब से अर्ज़ करता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप नुकसान भी बर्दाश्त करना पैदा है। अब अगर 13 करोड़ आवाम की सेहत के फ़ैसलों में आप 2-4 हज़ार के मामला को देखते रहेंगे तो फिर आप बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकते। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आप डेफिनेटली हमसे ज़्यादा आपके पास लोग आते हैं, लोग आपके हलकों में आ रहे होंगे, आपको कह रहे होंगे जी हम हमारी नौकरी जा रही है। हमारी आखिरी हद तक कोशिश है कि सबको एडजस्ट कर दिया जाए। उसमें भाई साहब एक ज़रा मेहरबानी करें, मनसूबा तो बिलाशुबा बहुत अच्छा है और बज़ाहिर बड़े ही अच्छे इसमें फ़वाइद नज़र आते हैं, अगर उसके चेक एंड बैलेंस का भी कोई रखें। सर मैं वही अर्ज़ करूँगा, जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे अगर आप इजाज़त दें मैं बता दूँ, देखिए हमने इसका मुकम्मल मॉनिटरिंग का एक निज़ाम बना दिया है। हमने थर्ड पार्टी सिस्टम इसका साइमल्टेनियसली साथ बना दिया है। वो आपको उस दिन उसका PC1 हर चीज़ पूरी उसकी हिरारकी उस दिन दिखाएंगे जब आप आएंगे। नहीं, उसमें आप एक मेहरबानी करें ना जी, जो उस इलाके के MPA या MNA उनको भी इसमें शामिल करें। सर बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ जी ओनरशिप जो जहाँ ओनरशिप होगी वो ज़्यादा अच्छा चलेगा। जितना दुख दर्द MNA या जितना दुख दर्द हल्के का MPA या MNA को होता है कोई शक नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि जो इस वक्त सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनकी बड़ी क्लियर सोच है। हम आपस में जब डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ों पे मेरा उनके साथ बड़ी देर हमारी आपस में जो है वो कुछ इशूज़ पे इख्तलाफात रहे हैं। उनका सोचने का ढंग और था, मेरा सोचने का ढंग और था, लेकिन जब हमने चीज़ों को आपस में देखा है तो दोनों एक ही बात कर रहे थे। वो कह रही थी कि मैं इधर से होके आती हूँ, मैं कह रहा था मैं इधर से होके आता हूँ। फिर हम आपस में बैठे, हमने चीज़ों को जब ठीक किया, क्लियर किया, तो अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है वो स्ट्रीमलाइन है। और इसी तरह जो आपने बात की है ना, सेक्रेटरी साहब एक चीज़ में बड़ी क्लियर है, वो मुझे कहती हैं कि सर जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं ना, जब ये आते हैं ना, तो पहले मेरे जहन में होता था कि ये आते हैं, ये अपनी सिफारिश होती है, कोई मामला होता है, लेकिन मेरी सोच अब ये चेंज हुई है कि इनसे ज़्यादा किसी को नुकसान या फ़ायदा नहीं है अगर वो फैसिलिटी ख़राब या सही हो। तो इसलिए ये ज़्यादातर का फीडबैक ठीक होता है। तो ये जहन में रखें कि वो जो एक सोच आप समझते थे ना कि यार पार्लियामेंटेरियन वाली सोच, वो सोच नहीं है। क्लियर कट हमारी डिपार्टमेंट में इस वक्त सोच है कि जो हमारा पार्लियामेंटेरियन है, इवन ओपोजिशन का भी जो पार्लियामेंटेरियन है, वो भी उसका अगर हल्का है तो वो अपने हल्के का नुकसान कभी नहीं चाहता। जी बिल्कुल, अल्टीमेटली वो अपने हल्के का फ़ायदा चाहता है। तो हम तमाम पॉलिसीज़ में आपको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। खासकर स्टैंडिंग कमेटी को हर चीज़ में इंशाल्लाह ताला ऑन बोर्ड करेंगे। और उस दिन जब आपकी ब्रीफिंग होगी, आपको ईच एंड एवरीथिंग जो भी मंसूबा है उसके तमाम निटिग्रिटीज़ हम अल्लाह के फजल से बताएंगे भी, और आपके साथ चंद घंटे इंशाल्लाह ताला आपकी मर्ज़ी से हम गुजारेंगे। और जो मॉनिटरिंग का सिस्टम मैंने आपको बता रहा हूँ, वो एक मुकम्मल हिरारकी बनी है। हमने उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि उसमें MEAs हैं जो जाएंगे, इंस्पेक्शंस करेंगे, उनके पास चेक लिस्ट होगी कि ये चीज़ें जो होनी चाहिए ये हैं कि नहीं, और वो डेली बेसिस पे चेक लिस्ट है। और उसके साथ साथ हम इन RSCs और BHUs को, ये भी आपको खुशी होगी, इनका क्लस्टर बना रहे हैं। हर 5 BHUs को एक टेलीमेडिसिन सिस्टम के साथ जो है अटैच कर रहे हैं, जहाँ पर कंसल्टेंट्स जो हैं बैठे होंगे ऑनलाइन। जहाँ पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आएगी वो ऑनलाइन पूछेंगे अपना प्रोफेसर से कि जनाब ये मामला इसको आ रहा है, इसका क्या हल करें। एक्सीलेंट। तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जो एक्स्ट्रा आपको टीचिंग अस्पतालों में जाना पड़ता है, मतलब आप लियाकतपुर की बात करें, 100 किलोमीटर दूर जब आपको BVH या उधर जाना पड़ता है, इंशाल्लाह अब आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। जस्ट फ्यू मंथ्स की बात है, हमें इसको कर लेने दें। इसके ऊपर काफ़ी रिजल्टमेंट भी आई है, इसके ऊपर काफ़ी मुश्किलात भी आई हैं। जमूद तोड़ना आसान काम नहीं होता। नहीं सर, वहाँ से फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। जो आपने पहले उसमें फेज में आउटसोर्स किए हैं तो सर्विसेज बहुत बेहतर हो गई हैं, डॉक्टर मौके पे मौजूद होता है। इसके मॉनिटरिंग के निज़ाम में हम ऐसी हिरारकी फिट कर देंगे इंशाल्लाह कि सिस्टम आपको वहाँ आपके हल्के में जवाब दे होगा। बस ये एक जो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात चेयरमैन साहब के ने हुक्म दिया है, तो हम चेयरमैन साहब आपके इस हुक्म को समझते हुए इंशाल्लाह इस सिस्टम में इसको डिज़ाइन कर देंगे। नहीं सर, उसमें मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ कि मेरे जो MPA साथी बैठे हुए हैं सब इस बात के गवाह होंगे कि हमारे हल्के में अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक उसका स्टैंडर्ड नहीं है,
तो हम कोई गांव से कोई बंदा, कोई चौधरी, कोई नंबरदार, उसको कहते हैं भी एंटी करप्शन में एप्लीकेशन दो, ये स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। सही है। तो चूँकि ठेकेदार ने उसमें से कोई 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसने 2 करोड़ पहले ही साइड पे किया होता है, तो वो उस 2 करोड़ पे में से एंटी करप्शन वालों को भी 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख फायदा हो जाता है उनका। अब सूरत हाल ये हो गई है, पहले लोग चलते थे, पहले लोग एंटी करप्शन में जाते थे, एप्लीकेशन देते थे, उनका पीछा करते थे। अब जब लोगों ने देखा नहीं सब कुछ कर करा के बनता कुछ नहीं है, अब लोग नहीं जाते, अब डिसअपॉइंट हो गए हैं लोग इसके पीछे दौड़ते ही नहीं। वो कहते हैं जी फ़ायदा ही कोई नहीं होगा, हम खपखपा के बैठ जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन बातों को किसने ठीक करा? हमने। इन बातों को हमने ठीक करा, नहीं हमारी गवर्नमेंट ने ठीक ठीक करा। बात है। तो बाय गार्ड में आज भी अपने हल्के में जा रहा हूँ, 5 करोड़ रुपया मैंने खाली साहब एक पार्क बनने के लिए दिया। वो वहाँ गंद के ढेर लगे होते थे मेरे गांव के साथ, बिल्कुल टाउन कमेटी है, म्यूनसिपल कमेटी है जी, पूरा गांव। तो मैंने 5 करोड़ रुपया दिया कि इसको गंद को साफ़ करो या पार्क बना दो। ये पिछले हफ्ते में गया, मैंने जाके देखा वो जो सीमेंट लगा हुआ था, मैंने यूँ अंगूठे से उसको किया, वो झड़ना शुरू हुआ। आज मैंने वहाँ बुलाया हुआ है सबको, अभी मीटिंग के बाद मैं वहीं जा रहा हूँ, तो देखें अब क्या बनता है। मुझे पता चला है कि ठेकेदार सब 4 करोड़ 15 लाख रुपया उसमें से ले जा चुके हैं, जबकि मौके पे मुझे कोई करोड़ 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का काम नज़र नहीं आता। तो अब सूरत हाल ये है कि वो एक्शन साहब ने अपना कमीशन ले लिया होगा, बाकी थले नीचे वाले जो स्टाफ है उन्होंने अपना ले लिया होगा, तो ठेकेदार साहब ने अपने लेके बैठ गए और काम अधूरा छोड़ा हुआ। तो इन बात मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है आपसे कि जब तक हम मॉनिटरिंग अब बेहतर नहीं ना करते, मॉनिटरिंग में हम जो असम्बली मेंबर्स हैं, जब तक हम उसमें खुद ज़ाती तौर पे शामिल नहीं होते, तब तक ये मामला ठीक नहीं होने वाला। इंशाल्लाह इन डिपार्टमेंट जितने भी हैं, ये जितने लोग बैठे हुए हैं, सब अपने अपने हिस्से के लिए बैठे हुए हैं, तनख्वाह किसी की नज़र में नहीं है। हर बंदा ये सोचता है कि मुझे अदाफ़ी क्या मिलता है, तनख्वाह के अलावा मैं कहाँ से क्या लेके आ। सही है। तो इस तरह तो मुल्क की तामीर नहीं होगी, हम साल लगे रहें, ये इसी तरह बुरे हालात रहे। वैसे मैं तो ना 101% मैं ताड़ी गल लगी करा अनऑफिशियली भी हमारा ना साइकी सबकी ये बन गई है बड़े अदब से। सबकी से मुराद है कि चले यार 10-20% हम निकाल देते हैं, मोस्ट ऑफ देम के सैलरी आ गई जब हम लगवाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को नौकरी लगवाता हूँ, नौकरी पर यार फलानी जगह तो ला दो, अच्छा जी फलानी जगह तो ला दो। मकसद है कि सैलरी बच जाए, उत्तों गुजारा चल जाए। तो जो उत्तों सबने गुजारा करना है तो फिर बढ़ना की है, फिर सबनों पता है। बड़ा फ़र्क पड़ा, लोगों को रात 2 बजे 3 बजे को कॉल करता है, इशू होता है, वो अपने तौर पे कर लेते हैं, अपने तौर पे, और बहुत बेहतर होना शुरू हुआ उसके। सर हम BHUs का क्लस्टर बना के ना उस पर भी एक मॉनिटरिंग का निज़ाम ले आएंगे। यानी आप उस दिन बैठते हैं ना हमारे साथ। नहीं, आपने बहुत, मैंने तो आपसे ब्रीफिंग ली थी, बाकी दोस्तों का भी अच्छा हुआ, आज ये डिस्कस हो गया, हम सेटिस्फाइड कि इंशाल्लाह अभी हम पूरी असम्बली को भी इंशाल्लाह इस पे पहले आपको ब्रीफ करते हैं, फिर पूरी असम्बली को इस पे इंशाल्लाह ब्रीफ करेंगे। सर आप हमें नेक्स्ट वीक में टाइम देंगे? आप जो 13 तारीख को सेशन है जी, मंडे को जी 12 को सेशन है, तो सेकंड टाइम है सेशन। सेकंड टाइम है 13 को रखें। 13 को रख लें, 13 को रख लें, 13 को रख लेते जी। सभी आकर सेक्टर साहब से बात करके ना हम फाइनल कर लेते हैं। चेयरमैन साहब को अभी बता देते हैं को 2-3 घंटे कम से कम उसके लिए रखने हैं, 3 घंटे, हाँ, ताकि मुकम्मल ब्रीफिंग हो, एक डिटेल प्रेजेंटेशन जो है बना लें। चेयरमैन साहब ये फर्स्ट बैरियर है आपका BHU जी, लोकल आवाम के लिए, ऐसे ही। अगर वहाँ से पब्लिक रिलीफ मिल जाता है। सेकंड बैरियर है RHC से फिर THQ है। अगर ये 2 बैरियर हमारे परफॉर्म करें, अच्छा परफॉर्म करें, तो THQ का प्रेशर ही कम हो जाता है सर। अच्छा, मैं एक चीज़ में जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर वाली चीज़ थी वो इसमें अभी रह गई, मैं आपको नहीं बता सका। जो हम बार बार कहते हैं ना कि यार ये लोग जो बाहर बैठे हुए थे, इनमें से जितना टेक्निकल स्टाफ है, देखिए इसमें 2 चीज़ें थी। रेगुलर स्टाफ किसी किस्म का कोई कहीं नहीं जा रहा था, सिर्फ इशू था 2 लोगों का। एक थे जो प्रोजेक्ट के लोग थे। प्रोजेक्ट का होता है कि साल या 2 साल का होता है, जब वो अपनी मुद्दत पूरी कर देता है प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है। अब हमारे लोगों का ये बन गया कि जनाब मैं अगर प्रोजेक्ट में लगा हूँ तो प्रोजेक्ट ख़त्म भी हो गया तो मैनू ना कटो। जब प्रोजेक्ट ही ख़त्म हो गया तो उसको कहाँ रखें, नंबर 1। उसके बाद उसमें थे कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन। कॉन्ट्रेक्चुअल हमने रखे हुए थे, LHVs रखी हुई थी, दूसरे लोग रखे हुए थे। हमने इन तमाम के लिए जो इनकी लिस्टें हैं, जिनको हमने BHU आउटसोर्स किए हैं, उनको ये तमाम लिस्टें दे दी। हमने इनसे कहा कि आपको वही लोग रख लेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन चूंकि उनको परेशान किया गया, उन बेचारों को बार बार कहा गया कि आप जा रहे हैं, आपको कोई नहीं रख रहा, तो डेफिनेटली बंदा परेशान तो होता है ना। तो फिर कुछ लोगों ने, जिनकी दुकान थी नहीं,
हमारे साथ उसमें डॉक्टरों का कोई स्टेक नहीं था, कोई एक सिंगल डॉक्टर, एक सिंगल नौकरी से नहीं जा रहा। हाँ जी, ये मैं आपको बेटी के सामने बात कर रहा हूँ। और जो BHUs हम दे रहे हैं, जिसके खिलाफ वहाँ बैठे हुए थे, वो तमाम के तमाम हम किसको दे रहे हैं? ना किसी जैद को, ना बकर को, ना राजा शौकत को, ना अलियास खान साहब को, ना ख्वाजा इमरान को, हम दे रहे हैं डायरेक्ट डॉक्टर्स को। बिल्कुल ऐसे। यानी अगर ये 2,500 BHUs हम देंगे तो 2,500 डॉक्टर अकोमोडेट होगा। जी 5,000 होगा ना, डबल अगर होंगे। नहीं, वो कंसल्टेंट्स की बात नहीं है, मैं आम डॉक्टर के एमओ की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद जब एक डॉक्टर भी बेरोजगार नहीं होगा, जो उन BHUs पे लगे हुए थे वो हम THUs में ले आएंगे, आपके पास ज़्यादा डॉक्टर हो जाएंगे, और हमारे पास और भी जगह हम वहाँ पर ले आएंगे, क्लिनिक्स ऑन व्हील हमारा एक्सपेंड हो रहा है, हम उनमें ले आएंगे। एक को भी बेरोजगार नहीं कर रहे, तो फिर डॉक्टरों को क्या प्रॉब्लम थी? जी उसके अलावा आपके जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर जो लोड है वो कम हो जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी थी जी कि अदब से मैं अर्ज़ करूँ, हमारे बहुत सारे लोग, डॉक्टर्स भी उसमें शामिल हैं, उसमें बहुत सारे और लोग भी शामिल हैं जिनको नौकरी पे आने की आदत ही नहीं है। मतलब मेरे पास एक दोस्त आया, उसने आके कहा जनाब मैं एपका का नायब सदर, तो मैं कहा जनाब एक ही कर दिया, पता है मैंने सारा सी, मैं कहा यार एपका की एक ही कर दी, तो हंस पड़ा, कहता आपको एपका का नहीं पता। मैं कहा क्या है, तो क्योंकि दोस्त था तो मैं कहा सही 10,000 की कर दी। कहता कुछ नहीं करना, अपना हफ्ते 2-1 दिन जाना है तो जो मई आना तो रोटियां पानियां गले च असी मुजाहरा करना है, या किसी बंदे की ट्रांसफर हो जाती है तो 5-7 दिन इकट्ठे होकर जाके तो प्रैशर पा के कैंसिल कराना। तो मकसद कहने का ये है कि ये तो हमारा निज़ाम है, हम अपने निज़ाम के खुद दुश्मन हैं। जिस दरख्त पर हम बैठे हैं अगर हम उसको नीचे से काटते रहेंगे तो अल्टीमेटली गिरना हम नहीं है। तो वक्त आ गया है कि एक चीज़ बड़ी क्लियर है, जो चीफ मिनिस्टर है ना आपकी, उदा CM साहबा का जो है ना वो नर्व बड़े मजबूत है, जो फैसला कर लेती हैं वो बिल्कुल सख्ती से उससे हिलती नहीं है। देखें नुकसान होता है कि एक फ़ैसला करो और फिर उससे हिल जाओ, किसी जगह पे बंदा खलो जाए तो मंजिल तक पहुंच जाता है, तो उसमें चांस होता है कि अगर गलत भी खड़े हुए हैं तो आगे जाके कोई ना कोई डायरेक्शन आप अपनी ठीक कर ही लेंगे। लेकिन अगर आप हिलते जुलते रहें, कभी राइट और कभी लेफ्ट, तो फिर आप मंजिल पर नहीं पहुँचते। तो तसल्ली रखें, इंशाल्लाह ताला। मैं आपको कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर का बता रहा था, हमारे पास 20,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर हमने रिक्रूट करना है। जो हमारा हेल्थ का निज़ाम है, बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट का काम है प्रिवेंटिव पे काम करना ज़्यादा। अगर प्रिवेंटिव पे काम हो, बंदा बीमार होने से पहले उसको हम सेट कर लें या इनिशियल स्टेज पे सेट कर लें, देख लें, ट्रीट कर लें, तो ख़राबी नहीं होती। तो हमारे मुल्क में मरीज़ पे बहुत काम हुआ है, बात भी मरीज़ की हुई है कि जनाब ट्रांसप्लांट का सिस्टम शुरू कर दो, डायलिसिस का सिस्टम शुरू कर दो। किसी ने ये नहीं सोचा कि यार डायलिसिस होता कराना क्यों पड़ता है, ट्रांसप्लांट तक बंदा पहुंचता क्यों है, तो उससे पहले उसके ऊपर काम कर लें। तो ये जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर हम लगा रहे हैं, ये हमारे आपके पूरे पंजाब की हमने मैपिंग की है, जियो टैगिंग की है, एक एक चीज़ का क्लस्टर किया है, और हमने पूरे पंजाब में इन 39 और 20 60 हज़ार तकरीबन लोग, 60,000 लोगों को डिप्यूट करना है। एरिया डिवाइड होगा, वो जो बंदा होगा वो 1,000 की तादाद है या 500 की तादाद है या 1,500 की तादाद है, उनकी हेल्थ के तमाम मामलात का जिम्मेदार होगा। मसलन जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर आपका गांव बुच्चेकी में होगा, वो बुच्चेकी के अंदर जो बच्चे पैदा होंगे उनकी वैक्सीनेशन का भी जिम्मेदार होगा, कि उसको पता होगा कि यहाँ उसका काम ही है सिर्फ सारा दिन बुच्चेकी में घूमना, जहाँ उसको वैक्सीनेशन नहीं हुई वैक्सीनेशन होनी है, जहाँ उसको पोलियो ड्रॉप नहीं मिले पोलियो ड्रॉप होने हैं, जहाँ कोई TB का पेशेंट निकलता नज़र आ रहा है उसको वहीं पे स्क्रीनिंग होनी है। जहाँ पे ये UC से भी नीचे जा रहे हैं जी, हम UC से भी नीचे जा रहे हैं, विलेज लेवल पे जा रहे हैं। हम 60,000 लोगों को पंजाब में डिप्यूट कर रहे हैं। जो और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको क्लस्टर बना के कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, इसका हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा और आ नहीं रहा, तो अगर हमने सरकारी मुलाजिम रखा और हम उसको फिर हायर फायर ना कर सके तो वो इलाका तो गया। हमने उसका कॉन्ट्रेक्चुअल मोड इस तरह रखना है कि अगर कोई बंदा अपना स्कोरिंग पूरा नहीं करता, अगर वो अपने इलाके का जिसका वो जिम्मेदार है उसके अंदर कोई बच्चा हुआ और उसने उसको एंटरटेन नहीं किया, तो हम उसको रिन्यू करें या ना करें, उसको हायर कर सकें या फायर कर सकें। तो ये एक निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए हमें 20,000 लोग चाहिए। ये तो बाहर 2-4 हज़ार 5,000 की बात कर रहे थे ना, हमें तो 20,000 लोग चाहिए। मैं बार बार असम्बली में भी ये बात कही थी कि कोई बेरोज़गार नहीं होगा, सबको एडजस्टमेंट हम कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन चूँकि थोड़ी सी मेरा ख्याल है अगर इसको पहले असम्बली को भी बता दिया जाता और हम उसको पूरी पिक्चर क्लियर कर देते तो शायद इस तरह का मामला होता। कहीं से हमारे पार्ट से भी गलती रही है, लेकिन अब मैंने और सेक्रेटरी साहब दोनों ने एक चीज़ पे आपस में इतफाक़ कर लिया कि हमने हर जो स्टेप है
वो अपनी स्टैंडिंग कमेटी और अपनी असम्बली के मेंबरान जो हैं उनको ब्रीफ किया करना है। अगर कोई रिफॉर्म करनी है तो आपको एडवांस बताना है, ताकि आप लोगों को पहले ही पता हो कि इसके अंदर क्या है, और उसमें जो गलती होगी आप हमें पहले एडवांस बताएंगे कि इसको आप इस तरह से कर लें। तो मैं चेयरमैन साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मौके पे ये मीटिंग जो है बुलाई है। एक और भी बात सुन लें, अब दोस्तों की तरह बैठे बात कर रहे हैं, अब ये एजेंडे से हटके बातें हैं जी। माइक बंद कर लीजिए।